हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इसी के साथ हम शुरू करते हैं क्लास 11 फाइन आर्ट्स आर्ट एंड कल्चर के लिए चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला के बारे में। तो हमने 2 चैप्टर पहले ही देख चुके हैं, आप उसको एक बार अपने आप रीड आउट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्यकालीन कला के बारे में हम पढ़ना। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में एक नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। कहाँ पे? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में एक नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म जो हैं वो श्रमण परंपरा के अंग थे। किसके अंग थे? श्रमण परंपरा के अंग थे। दोनों धर्म जल्द ही क्या हुए? लोकप्रिय हो गए, क्योंकि वे सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। लोकप्रिय इसलिए हो गए क्योंकि ये सनातन धर्म की जो वर्ण व्यवस्था थी उसका विरोध करते थे। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राजाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, उस समय मगध। तो ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक मौर्यों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था और इस ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया था। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने ईसा पूर्व की 3री शताब्दी में बौद्धों की श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया था। धार्मिक पद्धतियों के कई आयाम होते हैं और वे किसी एक पूजा विधि तक ही सीमित नहीं होती। उस समय यक्षों और मातृ देवियों की पूजा भी काफी प्रचलित थी। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्यमान थे, तथापि इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के रूप में लोकप्रिय हो गया। ठीक है, यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और उसके बाद भी काफी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चलकर यह बौद्ध और जैन धर्मों में विलीन हो गई। ठीक है, खंबे, मूर्तियां और शैलकत्र वास्तुकला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा का एक अंग हो गया। मतलब मठ के संबंध में जो स्तूप और विहार थे, इनका जो निर्माण था वो जो इस श्रमण परंपरा का अंग हो गया। तथापि इस कला अवधि में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टानें काटकर गुफाएं और विशाल मूर्तियां बनाई गई। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और यह देखने में आया है कि एक्मेनियम साम्राज्य में भी विशाल स्तंभ बनाए जाते थे, लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एक्मेनियम स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ है, जिनमें उत्कीर्णता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि एक्मेनियम स्तंभ राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर क्या था? सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी हुई है। सभी शीर्ष आकृतियां हष्ट-पुष्ट हैं और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया है। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया है। शीर्षाकृतियां वाले प्रस्तर स्तंभों में से कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित है और बिहार में बरसराहा, बखीरा, लौरिया, नंदनगढ़ व रामपुरवा तथा उत्तर प्रदेश में सनकिसा व सारनाथ में देखे जा सकते हैं। ये सजावटी कमल सहित स्तंभ एवं शीर्ष। ये देखिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन मूर्ति कला का
सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज हमारी राष्ट्रीय प्रतीक है, पता ही होगा। यह बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसकी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित हैं और उस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, सांड, हिरन आदि को गतिमान मुद्रा में उकेरा गया है, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल की साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र प्रवर्तन का मानक प्रतीक है और बौद्ध धर्म के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का द्योतक है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष, यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियां बनाई गई। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए व स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद हैं, जिनसे यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है और यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चलकर किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बनी। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्षों तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई हैं। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पॉलिश की हुई यानी चिकनी है। इनके चेहरे पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता एवं स्पष्टता दिखाई देती है और अन्य अंग प्रत्यंग का उपहार दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज, पटना में देखा जा सकता है। मतलब पटना की दीदारगंज में देखा जा सकता है। यह एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा है और इसे देखने से पता चलता है कि इसका निर्माता मानव रूपाकृति के चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशील था। इस प्रतिमा की सतह चिकनी है, देख सकते हैं आप लोग। पकी मिट्टी से बनी आकृतियां और इन प्रतिमाओं के चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। उड़ीसा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति, ठीक है, उड़ीसा में धौली स्थल पर मूर्तिकला में रेखांकन लय पारखी की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के एक सुंदर उदाहरण है। बिहार में 12 बार की पहाड़ियों में शैलकत्र गुफा चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा है, जैसे लोमस ऋषि की गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की तरह सजा हुआ है। चैत्य के मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। इस गुफा का तीसरा भीतरी कक्ष आयताकार है और इसके पीछे एक गोलाकार कक्ष है। प्रवेश द्वार बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार पर है। यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविका पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। लोमस ऋषि की गुफा इस काल का एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर परवर्ती काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी। बौद्ध और जैन धर्मों की लोकप्रियता के कारण स्तूपों और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हो गया, किंतु अनेक उदाहरण ऐसे भी मिले हैं जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म के देवी देवता की प्रतिमाएं भी बनती रही। यह जान लेना जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों यानी रेलिक्स पर बनाए जाते थे। ऐसे अनेक स्तूप बिहार में राजगृह, वैशाली वेतद्वीप एवं पावा, नेपाल में कपिल वस्तु, अल्पकप्पा एवं रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एवं पिपलीवान में स्थापित है। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर भी स्तूप बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप अवंती और गंधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं, जो गंगा घाटी से बाहर बसे हुए थे। स्तूप विहार और चैत्य बौद्धों और जैनों के मठीय संकुलों परिसर के भाग हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठान बौद्ध धर्म के हैं। इसी ईसा पूर्व 3री शताब्दी की स्तरीय संरचना का एक उदाहरण क्या है? राजस्थान में बैराठ स्थल पर स्थित जो स्तूप है, सांची का महान स्तूप, जिस पर आगे चर्चा हम लोग करेंगे, अशोक के शासन काल में ईंटों से बनाया गया था, ठीक है, राजस्थान में बैराठ स्थल पर, और बाद में उसे पत्थर से भी ढक दिया गया और नई नई चीज़ें भी लगा दी गई। कालांतर में ऐसे बहुत से स्तूप बनाए गए जिनमें बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का पता चलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान और उसके बाद हमें ऐसे अनेक
अभिलेखीय साक्ष्य मिले हैं जिनमें दानदाताओं का नाम और कहीं-कहीं तो उनके पेशे का नाम भी दिया गया है। इन स्पूतों और राजसी संरक्षण के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षकों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और महाराजा भी शामिल थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारिक श्रेणियों द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं कि जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का भी नाम दिया गया हो। अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतल घोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोडने गुफा में उसके शिष्य बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है। कुछ अभिलेखों शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियों जैसे प्रस्तर, उत्कीर्णक, स्वर्णकार, पत्थर घिसने और चमकने वाले बढ़ई आदि का भी उल्लेख है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता था, लेकिन कहीं-कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास संरक्षक के सौजन्य से कराए जाने का भी उल्लेख पाया गया है। व्यापारी जन अपने दान का अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान का भी उल्लेख करवाते थे। ठीक है, ये हाथी, ठीक है, धौली का चित्र है, ये लोमस ऋषि गुफा द्वार का चित्र है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हम सिंह शीर्ष सारनाथ की बात करते हैं। ये चित्र देख लीजिए आप लोग। वाराणसी के निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष लायन कैपिटल को आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। यह मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान बुद्ध द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। इस सिंह शीर्ष को मूलतः 5 अवयव यानी भाग है। पहला स्तंभ जिसे सेफ्ट जो अब कई भागों में टूट चुका है। दूसरा एक कमल घंटी का आधार, उस पर बना हुआ एक ढोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। 4 तेजस्वी सिंहों के आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियां हैं और एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जो कि एक बड़ा पहिया है। यह चक्र इस समय टूटी हालत में है और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। इस सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र या कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए इस शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ जोड़कर बैठाए गए हैं। शेरों की ये चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली एवं ठोस है। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरे का पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीत होता है। होठों की जो विपर्यस्त रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शेरों ने अपनी सांस भीतर रोक रखी है। देख सकते हैं, ये देखिए, लग रहा है ना, रोक रखी है। आयाल यानी केसर की रेखाएं तीखी और उनमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया है, जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की एक खास विशेषता है। शेरों की घुंघरैली आयाल राशि आगे निकली हुई दिखाई गई है। शेरों के शरीर के बाहरी बोक्ष को पैरों की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। शीर्ष फलक यानी अबेकस पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 और आरे हैं और प्रत्येक चक्र के साथ सांड, हाथी, शेर की आकृतियां सुंदरता से उकेरी गई हैं। चक्र का यह स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धर्मचक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़े होने के बावजूद काफी विस्तृत है। उनकी मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान प्रतीत होती है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान में भी दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी। वृत्ताकार शीर्ष फलक एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी संघनता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नीचे के हिस्से में वक्र तलों को सुंदरता से उकेरा गया है।
एक स्तंभ की आकृति होने के कारण यह समझा गया था कि इसे चारों ओर देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदुओं की कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी गई। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, पर वह टूटी-फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में भी जारी रहा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यक्षिणी दीदारगंज, देख सकते हैं आप लोग इसका ये चित्र। यह है यक्षिणी की दीदारगंज की मूर्ति का चित्र। ठीक है। हाथ में चामर, चामर क्या, ये देख सकते हैं हाथ में चामर चौरी पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदम कद मूर्ति, ये इसे बोला जा रहा है चामर चौड़ी। ठीक है। तो हाथ में चामर चौड़ी पकड़े खड़ी यक्षिणी की जो आदम कद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है, वह भी मौर्यकालीन मूर्ति कला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। इसका अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है। इसकी सतह पॉलिश की हुई चिकनी है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में चौरी पकड़े हुए दिखाया गया है। इसका दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इस प्रतिमा के रूप में माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। गोल गठली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। चेहरा एवं कपोल गोल गोल और मांसल दिखाए गए हैं, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यक्षिणी गले में हार पहने हुए है जो पेट तक लटका हुआ है। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्त्र का बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ है दिखाया गया है, जो पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिर रही है। ठीक है। वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए है और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग का भारीपन उसके भारी उरोजों में दृष्टिगोचर होता है। सिर के पीछे केश राशि एवं गांठ में बंधी है। पीठ खुली है। पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है। दाहिनी हाथ में पकड़ी हुई चौरी का प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। ठीक है। परवर्ती शताब्दी के स्तूपों में और बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पथ। ऐसे अनेक स्तूप भी हैं जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में उनमें कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए। स्तूप में एक बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा और चोटी पर एक हर्मिका छत्र होता है। ये भाग हिस्से सदा ज्यों के त्यों रहे, लेकिन आगे चलकर इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकारों तथा मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफी गुंजाइश होती है और वे उनमें यथा आवश्यक परिवर्धन कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं उकेर सकते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाएं या आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध को प्रतीकों जैसे कि पद्म चिन्हों, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी-कभी उनके जीवन की घटनाओं का चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा या बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया था। जातक कथा स्तूपों के परिक्रमा पथों और तोरण द्वारों पर चित्रित की गई है। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य रूप विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं ही है, लेकिन मूर्तियों या आकृतियों से सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान बुद्धत्व प्राप्ति, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण, जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को ही अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण दिखाया गया है, वे मुख्य रूप से छंदस
जातक और विडुर, पंडित जातक, रूरू जातक, सीवी जातक, विसंतार जातक और शम जातक से हैं। ठीक है, ये अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं। इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ये चित्र है स्तूप आराधना बरहूत